आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज और शो की शुरुआत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ने महिला सुरक्षा के लिए ऐसे प्रस्ताव रखे जो कि चर्चा में बने हुए हैं। ऐसे पेशे जहां पर महिलाओं के साथ उत्पीड़न का खतरा हो वहां महिला कर्मी जरूरी हैं, यानी कि टेलर जो महिलाओं का नाप लेते हैं, जिम या योगा इंस्ट्रक्टर जो महिलाओं को ट्रेनिंग देते हैं, यहाँ पर महिला कर्मी का होना जरूरी है। इस तरह से प्रस्ताव में कहा गया है, यानी कि महिलाएं ही जो कपड़ों का नाप है महिलाओं का वो लेंगी। जिम या फिर योगा सेशंस जो होते हैं वहाँ पर महिलाएं ही महिलाओं को ट्रेनिंग देंगी, और अगर पुरुष इंस्ट्रक्टर से सीखना हो तो फिर लिखित में इजाज़त देनी होगी। पर सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या इन कदमों से महिलाएं सुरक्षित होंगी। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। अगर पुरुष हैं तो महिलाओं के कपड़ों का नाप नहीं ले पाएंगे उत्तर प्रदेश के लेडीज टेलर। उत्तर प्रदेश महिला आयोग ऐसा चाहता है। आयोग के मुताबिक महिलाओं से जुड़े कामकाज में पुरुषों को नहीं लगाया जा सकता। आयोग चाहता है कि महिलाओं के कपड़ों का माप पुरुष दर्जी ना ले। दर्जी की दुकान में महिला कर्मी जरूर हो। इसी तरह ब्यूटी पार्लर में महिलाओं का मेकअप महिलाएं ही करें। जिम और योग सेंटर में महिलाओं के लिए महिला इंस्ट्रक्टर ही होनी चाहिए। अगर किसी महिला को पुरुष इंस्ट्रक्टर चाहिए तो उसे लिख कर देना होगा। जिम है या ब्यूटी पार्लर हैं या बुटीक हैं जहाँ महिलाओं के कपड़े सिलाई होते हैं, या जो कोचिंग सेंटर हैं, तो बहुत सारी जगह ऐसी हैं कि जहाँ भी वो अभी पता नहीं क्यों अनदेखा ऐसा हो रहा था कि हम नहीं समझ पा रहे थे। लेकिन क्राइम की अगर बात की जाए, जब महिलाओं की सुरक्षा की बात है, जब हमारी सरकार भी इतने कॉन्शियस हैं, इतना अवेयर हैं, इतना अवेयर महिलाओं को कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि जब ट्रेनर अगर जिम में हैं तो अगर लड़कियां रखी जाएंगी तो दो चीज़ होंगी। एक तो जो वहाँ महिलाएं या लड़कियां बच्चियां जो जिम कर रही हैं वो सुरक्षित होंगी। दूसरा, हमारे यहाँ महिलाओं को काम मिलेगा। महिला आयोग को लगता है कि इस फैसले से महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि बुटीक में जितनी भी लेडीज़ आती हैं वो डिमांड यही करती हैं कि आपके पास कोई फीमेल होनी चाहिए नाप लेने के लिए। ज़्यादातर मैं आपको बोलूँगी कि 95% जो लेडीज़ हैं वो कंफर्टेबल नहीं होती कि मास्टर जी या कोई मेल नाप ले। और हमारे यहाँ इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने शुरू से ही एक लेडी को एम्प्लॉय कर रखा है जो नाप वगैरह लेती हैं। तो मुझे लगता है कि ये डिसीजन काफ़ी अच्छा है। यहाँ के टेलर भी बहुत अच्छे हैं जो बहुत फिटिंग बनाते हैं, और जो नाप लेने वाली यहाँ पे महिला हैं जो कि कंफर्टेबल फील कराती है, जो हर किसी का फर्स्ट प्रायोरिटी होता है, जो कि हर लेडी का होता है और मेरा भी है। इसलिए कभी ऐसा हुआ कि आप मेल टेलर के यहाँ गए माप देने के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज तक बहुत बार। हाँ, क्या मतलब इस तरह का कभी फील आता है कि नीयत खराब होती है? हर बार नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हुआ भी है कि मतलब उनके तरफ से इंटेंशनली जब होता है वो फील हो जाता है कि वो बैड टच है। इससे उन टेलर्स के कामकाज पर भी असर पड़ने का अंदेशा है जो आमतौर पर महिलाओं के ही कपड़े सिलते हैं। लड़की तजुर्बेकार हो गई, उसको तजुर्बा और एक्सपीरियंस हो गया उसको, तो अब लड़की नाप आप सही लेती है। कमी बेची है तो फिर ये मेरा तजुर्बा काम करता है। है ना, क्या बिटिया ये गलत है, वो सही कर लेती है बस। यहाँ से पहले जहाँ भी आप काम करते होंगे तो कभी महिलाओं का माप वगैरह लेते थे? नहीं, कभी नहीं, नहीं मैंने नाप नहीं लिया आज तक। ऐसे में कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह का अलगाव पैदा करने की कोशिश की गई तो संभव है कि कुछ और जगहों पर भी ऐसी मांग होने लगे। मसलन महिलाओं के लिए टैक्सी कंपनियां महिला ड्राइवर ही भेजें, महिला ड्राइवरों वाली बसों में ही महिलाएं बैठें, होटलों रेस्टोरेंट में महिलाओं को खाना सिर्फ महिला वेटर ही सर्व करें, रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों के साथ महिला स्टाफ ही डील करे। इस फैसले पर कई दूसरे सवाल भी उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कारोबार से एक वर्ग को अलग थलग करने की साजिश है। सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या ये महिलाओं को सुरक्षा देने का सवाल है या उनके जहन में पुरुषों को लेकर असुरक्षा का माहौल पैदा करने की कोशिश। फिलहाल महिला आयोग के इस फैसले से महिला आयोग भी खुश है और एक्साइटेड है इस बात को लेकर के कि वो कैसे इस फैसले को जिलों में इम्प्लीमेंट कराएगी। और इस बीच जब हमने महिलाओं से बात की तो महिलाएं भी इस फैसले से संतुष्ट नज़र आ रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि महिला आयोग के पास कोई कानून बनाने का अधिकार नहीं है। ऐसे में इस फैसले को किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा, किस तरह से कार्रवाइयाँ की जाएंगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। और सवाल ये भी है कि महिला आयोग के इस प्रस्ताव को लेकर के क्या योगी सरकार कोई कानून बनाने पर भी विचार कर सकती है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।
और अब बात जम्मू कश्मीर की विधानसभा में लगातार तीसरे दिन धारा 370 को लेकर हंगामा हुआ। इधर किश्तवाड़ में मारे गए 2 ग्राम गार्ड को लेकर लोग सड़कों पर उतरे। डीजीपी खुद किश्तवाड़ पहुंचे और चल रहे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। शहीद कुलदीप जी अमर रहे, शहीद कुलदीप जी अमर रहे। जब किश्तवाड़ में मारे गए 2 विलेज डिफेंस गार्ड की हत्या को लेकर चक्का जाम चल रहा था, तब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में हंगामा हो रहा था। चुने गए विधायक एक दूसरे का गिरेबान पकड़े हुए थे। कुछ धारा 370 की बहाली के लिए और कुछ उसके विरोध में। बीजेपी को जब विधानसभा से बाहर किया गया तो उसने सदन के बाहर विधानसभा की कार्रवाई शुरू कर दी। किश्तवाड़ में हुई घटना को लेकर कहा कि जांच चल रही है। हम ये मानते हैं कि ये असेंबली लोगों के हकूक के लिए, खासकर डेवलपमेंट के लिए, डिबेट के लिए होनी चाहिए, लेकिन ये जानबूझ के गैर कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और कल जिस प्रकार से मार्शल्स ने स्पीकर की डायरेक्शन पे हमारे ऑनरेबल एमएलएज के साथ मैन हैंडलिंग की, उस पर हम डिबेट चाह रहे थे। उन्होंने आज दोबारा मार्शल्स का यूज करके सबको बाहर किया। अब हम यहाँ पे धरने पे बैठे हैं। हम पैरेलल असेंबली यहाँ पे चलाएंगे। उधर सदन के अंदर आपके विधायक ने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी मारे गए बीडीजी के लिए जिम्मेदार है। उनके नाम पे इन्होंने इलेक्शन लड़ा है और आज वो अगर इसका शिकार हुए हैं, मैं शर्मिंदा हूँ। इनकी सोच पे आज इन्होंने फिर हंगामा किया। इनको बात करनी चाहिए थी। इनके इलाके में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में वो हादसा पेश आया और इसके जिम्मेदार भी यही लोग हैं। पूछ लीजिए भाजपा के लोगों को, पूछ लीजिए पुलिस के डिपार्टमेंट को, पूछ लीजिए डीसीज को, क्या आपने इलेक्शन से पहले कितने लोगों को कितनी बंदूकें दी हैं, क्यों दी है, इस पे बात होनी चाहिए। 3 दिन पहले ये ग्राम रक्षक नजीर अहमद और कुलदीप कुमार गायब हुए थे। तब से उन्हें ढूंढने का काम चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को दोनों के शव मिले। जम्मू कश्मीर में जब से नई सरकार आई है, तब से आतंक का साया इस इलाके में और ज्यादा गहरा होता दिख रहा है। कारोबारी भी परेशान है और आम जनता भी। जो हमारे 2 वीडीजी शहीद हुए हैं, उनके शहीद होने पे पूरे किश्तवाड़ में आज चक्का जाम और बंद रहेगा। हम गृह मंत्री से यही अपील करेंगे कि इस मिलिटेंसी ने जो फिर फन उठाया है, इसको कुचलने के लिए बहुत सख्त तरीके का इस्तेमाल करें। इस बीच क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की है, उन्होंने डीजीपी नलिन प्रभात को किश्तवाड़ रवाना कर दिया ताकि लोगों के बढ़ते गुस्से पर मरहम लगाया जा सके। सभी राजनीतिक दलों को ये मालूम है कि धारा 370 जम्मू कश्मीर में इतनी आसानी से वापस आने वाला नहीं है, लेकिन क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ज़्यादातर राजनीतिक दल सियासी बयानबाजी कर रहे हैं। अच्छा होता कम से कम अगर जम्मू कश्मीर विधानसभा में ये दल मारे गए 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स या फिर बढ़ते हुए आतंक के ग्राफ के ऊपर चर्चा करते तो अच्छा होता। नई दिल्ली से नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को फिलहाल बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 के बहुमत से 1967 के उस फैसले को खारिज कर दिया जो एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने से इनकार करने का आधार बना था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय बेंच ने हालांकि कहा कि एएमयू समेत सभी अल्पसंख्यक संस्थानों के दर्जे और अधिकार पर अंतिम निर्णय एक 3 सदस्यीय बेंच करेगी। ये बेंच अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए 7 सदस्यीय बेंच के मानदंडों के आधार पर एक रूपरेखा तैयार करेगी। 22 दिनों में 5वीं धमकी सलमान खान को मिली है। दिखाएंगे आपको पूरी खबर एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
और बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान की बात करते हैं, जिन्हें फिर से धमकी मिली है। ये 22 दिनों में 5वीं धमकी है और अब ये सवाल उठ रहे हैं कि इसके पीछे शरारत है या साजिश। पारस धामा की रिपोर्ट देखिए। गुरुवार रात करीब 12 बजे आया ये धमकी भरा मैसेज। ये सलमान खान के लिए दी गई धमकी है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर यह धमकी भेजी गई है। धमकी देने वाले का कहना है, जिसने भी ये गीत लिखा है वो भी खतरे में है। धमकी कर्नाटक के एक फोन नंबर से आई है। ये फोन नंबर किसी वेंकटेश दास नाम के व्यक्ति के नाम पर है। मुंबई पुलिस की एक टीम वहां के लिए रवाना हो गई है। कल रात को जो मैसेज आया है धमकी भरा, वो भी मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में, उसमें लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के एक गाने को लेकर आपत्ति जताई गई है और उस मैसेज में लिखा हुआ है कि जिसने ये गाना लिखा है उस गाने लिखने वाले को 1 महीने के अंदर मार दिया जाएगा। वहीं अगर सलमान खान में हिम्मत है तो वो इस व्यक्ति को बचा के दिखाए, और नीचे लॉरेंस बिश्नोई लिखा है। ऐसे मैसेजेस लगातार जो हैं वो मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम में मिल रहे हैं। पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, लगातार ऐसे मामलों पे एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। वहीं जो मामला कल रात हुआ, जो मैसेज धमकी भरा कल रात को मिला था, उस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है वर्ली पुलिस स्टेशन में। वहीं जो गाने का नाम है वो है मैं हूं सिकंदर। अब इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिस नंबर से ये मैसेज आया था। सलमान खान के लिए ये वैसे भी तनाव के दिन हैं। बीते 5 दिन में उन्हें ये 5वीं धमकी मिली है। पहली धमकी 18 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर भेजी गई थी, जिसमें मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताया था। इस मैसेज में अभिनेता सलमान खान से लॉरेंस बिश्नोई की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी खत्म करने के लिए 5 करोड़ रुपए की मांग की गई थी। उस आरोपी ने 21 अक्टूबर को पुलिस से पुनः संपर्क किया तथा पहले वाले संदेश के लिए माफी मांगी तथा दावा किया कि ये संदेश गलती से भेजा गया था। ये पहली धमकी देने वाला व्यक्ति जमशेदपुर का एक 24 साल का सब्जी विक्रेता शेख हुसैन शेख मोहसिन निकला। दूसरी चेतावनी 25 अक्टूबर को भेजी गई। इस बार बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी और अभिनेता सलमान खान के नाम। ये धमकी जीशान सिद्दीकी के ऑफिस में कॉल और मैसेज कर दी गई। ये धमकी नोएडा के एक टैटू आर्टिस्ट की निकली। गुफरान खान नाम के इस टैटू आर्टिस्ट ने बताया कि उसकी मंशा धमकी के जरिए कुछ पैसे निकलवाने की थी। सलमान को तीसरी धमकी 30 अक्टूबर को दी गई। इस बार मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल को मैसेज आया। इस बार बस 2 करोड़ रुपए मांगे गए थे। इस बार बांद्रा ईस्ट का मोहम्मद मुस्तफा पकड़ा गया, जो कुवैत में नौकरी करता था। चौथी धमकी इसी 5 नवंबर को आई। सलमान को जान से मारने की ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से आई है। सलमान खान को जान से मारने की धमकियों का सिलसिला चलता रहा और 5 नवंबर को फिर जान से मारने की धमकी मिली। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से ये धमकी दी गई थी। इस धमकी के पीछे कर्नाटक का भीखाराम बिश्नोई नाम का शख्स निकला। उसने माना कि उसने सलमान से 5 करोड़ रुपए मांगे, इस मंशा से कि अगर ये पैसा मिल गया तो वो मंदिर बनवाएगा। और अब 5वीं धमकी आई। ये भी कर्नाटक से दिख रही है, लेकिन क्या ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई गुट की ओर से दी जा रही है या इसके पीछे बस लॉरेंस का नाम इस्तेमाल कर शरारत करने, पैसा वसूल करने की मंशा है? इस पूरे मामले में लगातार मुंबई पुलिस जांच कर रही है। उस नंबर को भी ट्रैक करने की कोशिश कर रही है जिस नंबर से ये मैसेज आया था। वहीं अगर हम पहले की बात करें तो जो 4 धमकियां पहले मिली थी उनमें लगातार लोगों की गिरफ्तारियां की गई। उसके बाद ये पता किया गया कि क्या ऐसी चीज हो सकती है जिसकी वजह से ये धमकियां दी जा रही थी। क्या ये कोई प्रैंक कॉल तो नहीं था? क्या किसी और संदर्भ में तो ये कॉल नहीं किए जा रहे थे? तो लगातार जो है वो मुंबई पुलिस इन सारे मामलों में अपने जांच का दायरा बढ़ा रही है। हालांकि जानकार मानते हैं कि सारी धमकियों के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ नहीं है। जो पकड़े गए हैं वो भी लॉरेंस से नहीं जुड़े हैं। लॉरेंस के गैंग से जब भी धमकी दी गई या कोई वारदात करवाई गई तो गैंग के लोगों ने सोशल मीडिया पर क्लेम किया है। लॉरेंस का ये पैटर्न कभी नहीं रहा कि वो अपने लोगों से
मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम में फोन करवाकर सलमान को धमकी दिलवाए, लेकिन सलमान क्या करे। मुंबई से पारस दामा की रिपोर्ट। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।